हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान IQ। और आज हम करेंगे KVS PRT EVS के लिए स्पेशल सीरीज चल रही है, ठीक है। और इसमें हम अभी फिलहाल टॉपिक कर रहे हैं प्राइमरी इंस्टीट्यूशंस ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि लोकतंत्र की प्राथमिक संस्थाएं। आपके सिलेबस का जो सबसे पहला पार्ट है वो यही है, और इसका एक पार्ट मैं ऑलरेडी आपको करा चुकी हूँ। आज हम दूसरा पार्ट करेंगे और इसमें हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति से रिलेटेड जितनी भी चीजें बन सकती हैं आपके एग्जाम में आने लायक, वो हम करेंगे, ठीक है। देखो क्वेश्चन जो है, क्योंकि KVS EVS PRT में जो है आपका यहाँ पर ज्योग्राफी भी इंक्लूडेड है, यहाँ पर हिस्ट्री भी है, मतलब जो मॉडर्न हिस्ट्री कह सकते हैं उसको, या फिर पॉलिटिकल साइंस भी है आपकी, और ठीक है, फिर पूरा हमारा एनवायरमेंट भी इसके अंदर आता है, ठीक है। कई सारी चीजें हैं, तो मैं फिलहाल आपको स्टार्टिंग से करा रही हूँ। तो प्राइमरी इंस्टीट्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी को हम डिस्कस कर रहे हैं, तो उसमें जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं या जितने भी आपका मतलब थियरी पार्ट बन सकता है, वो मेरी कोशिश है आपको कराने की, है ना। और थोड़ा सा पेशेंस तो आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि हर चीज में थोड़ा टाइम लगता है, तो धीरे 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 हम इसमें आगे बढ़ जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि आज की वीडियो में क्या है आपके लिए। बेसिकली हम प्रेसिडेंट को कवर कर लेंगे, ठीक है। मतलब मुझे नहीं लगता कि इसके बाद कोई ऐसा क्वेश्चन छूट जाएगा जो प्रेसिडेंट से रिलेटेड हो स्पेशली, और वो आप ना कर पाए पेपर में, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि क्या है। देखिए लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये समझाया था, ठीक है, कि ये लेजिस्लेचर जो है, विधायिका जो है, मतलब पार्लियामेंट, एक तो मैंने आपको 3 चीजें बताई थी। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज आप प्लेलिस्ट में जाएं KVS PRT EVS स्पेशल में, और फर्स्ट वीडियो जरूर देखें, तभी आपका फ्लो बनेगा, ठीक है। उसमें मैंने आपको बताया था लेजिस्लेटिव, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, 3 होते हैं हमारे इंस्टीट्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी की बात करें। और विधायिका में जो है हम लोकसभा और राज्यसभा को डिस्कस कर चुके थे, ठीक है। अब हमारा सिर्फ प्रेसिडेंट बचता है, ठीक है, राष्ट्रपति बचता है। तो राष्ट्रपति को हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे, मतलब कि क्या राष्ट्रपति की पावर्स होती हैं, कौन से आर्टिकल है इनसे रिलेटेड जो एग्जाम में आ सकते हैं, मतलब वो सारी चीजें, ठीक है। सबसे पहले आप सभी को पता होगा कि हमारे देश के जो राष्ट्रपति है वो है श्री रामनाथ कोविंद जी, ठीक है। और कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं जानना चाहती हूँ कि आपको कितनी नॉलेज है इस बारे में, है ना। और मतलब इतनी चीज मैं आपको बता दूं कि जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है वो अलग होता है, यानी कि राष्ट्रपति का जो सिस्टम, जैसे कि आप देखिए USA में है। USA में क्या है कि आपका प्रेसिडेंट सिस्टम है, वहां पे प्रेसिडेंट के पास सारी पावर होती है, मतलब एग्जीक्यूटिव पावर्स कह सकती हूँ, मतलब मेन काम जो है प्रेसिडेंट के ऑर्डर्स पे होता है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में जो राष्ट्रपति हैं वो हमारे होते तो एक तरह से सारे काम जो है इनके नाम पर होते हैं, लेकिन जो इनकी शक्तियां होती है वो केवल नाम मात्र की शक्तियां होती है, अगर हम मोस्टली बोले, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक्चुअल पावर जो होती है ना, जो पावर जो है हम कहते हैं कि जो इंप्लीमेंट करता है अपनी पावर को, वो है PM, यानी कि प्रधानमंत्री, ठीक है। वो कौन है? हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। तो पहली चीज तो ये है कि हमारे देश में जो है प्रेसिडेंट है वो नाम मात्र के होते हैं, मतलब उनकी शक्तियां इतनी ज्यादा नहीं होती, मतलब उनके साइन हर पेपर पे होते हैं, लेकिन कह सकती हूँ कि करवाए जाते हैं, क्योंकि जो प्रधानमंत्री है और केंद्रीय मंत्री परिषद होती है वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली होती है इंडिया में, अगर मैं बात करूं तो विधायिका के उसमें, ठीक है। मतलब कार्यपालिका तो होती है वो, मतलब कार्यपालिका में हम वो सब पढ़ेंगे आपका प्रधानमंत्री हो, लेकिन एक्चुअल पावर उन्हीं के पास होती है, केंद्रीय मंत्रिमंडल के पास, ठीक है। अब देखो प्रेसिडेंट हमारे जो होते हैं, राष्ट्रपति भारत का राज्य प्रमुख होता है, मतलब राज्य के प्रमुख यही कहलाएंगे, ठीक है, प्रधानमंत्री जी नहीं कहलाएंगे। और फर्स्ट सिटीजन कह सकते हैं, यानी कि प्रथम नागरिक अगर भारत का बोले तो वो कौन होते हैं? प्रेसिडेंट। तो क्वेश्चन आपका यहाँ से बन सकता है कि पहले नागरिक जो होते हैं भारत के वो कौन होते हैं, मतलब प्रेसिडेंट होते हैं या फिर प्राइम मिनिस्टर होते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो यहीं से बन गया, मतलब मैं आपको बिल्कुल टू द पॉइंट बताऊंगी, ठीक है, की पॉइंट्स। वैसे अगर पॉलिटी बढ़ाने बैठ जाऊं तो बहुत बड़ा है राष्ट्रपति का मैटर भी, लेकिन जितना KVS में आने लायक है आपका, ठीक है, जितना आपको KVS में पढ़ने लायक है मैं उतना बता रही हूँ, ठीक है। मतलब जो आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं, बस वो मेरा यही है कि आपको थोड़ी समझ बन जाए। अब उसके बाद देखते हैं, द पब्लिक डज नॉट डायरेक्टली इलेक्ट द प्रेसिडेंट। अब ये चीज भी आपको याद रखनी है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो जनता प्रत्यक्ष रूप से नहीं करती है। हम जब वोट डालते हैं तो उसमें देखिए, जब हम स्टेट्स में वोट डालते हैं तो विधायक चुने जाते हैं और CM चुना जाता है, ठीक है, चीफ मिनिस्टर चुना जाता है। और अगर हम बात करें, अगर हम सेंट्रल लेवल पर बात करें, तो जब हम वोट डालते हैं PM चुना जाता है, ठीक है। आपको पता है ये दो, मतलब मैं ऑल ओवर बता रही हूँ आपको मोटा मोटा जो चीज है। तो CM और PM, अगर केंद्र की बात करें तो हम जब वोट डालते हैं, ठीक है, लोकसभा चुनाव में, तो प्राइम मिनिस्टर का सिलेक्शन होता है। उसके बाद अगर हम बात करें CM की, तो हम जब स्टेट में वोट डालते हैं तो हमारे चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री बनते हैं विधायकों के सपोर्ट से, ठीक है। यहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं, फिर वो MPs जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं, तो वो सारी चीज है। तो यानी कि राष्ट्रपति जो है वो डायरेक्टली इलेक्ट नहीं होते, इनके लिए हम जाकर चुनाव में हिस्सा नहीं लेते हैं, इनके लिए इलेक्शंस नहीं कराए जाते हैं, हमारे वाले प्रत्यक्ष इलेक्शन नहीं कराया जाता कि भाई जनता आ रही है और जनता के सामने ये कैंडिडेट्स हैं और हम इनको वोट दे रहे हैं तब ये राष्ट्रपति बन रहे हैं। तो इंडिया में ऐसा फॉलो नहीं होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि डायरेक्टली इनको इलेक्ट नहीं किया जाता है।
अगर हम आगे बात करें, ही शुड नॉट बी ए मेंबर ऑफ एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव। अगर देखिए ये क्वेश्चन बन जाता है कई बार कि जो राष्ट्रपति हैं वो कौन से सदन के सदस्य होते हैं। आपको इतनी चीज याद रखनी है कि राष्ट्रपति जो है किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। देखिए संसद का पार्ट है वो, ठीक है। संसद में आपकी लोकसभा आ गई, ठीक है, आपकी राज्यसभा आ गई और आपके प्रेसिडेंट आ गए, ये तीनों मिलकर संसद का पार्ट बनाते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है कि जो प्रेसिडेंट है, संसद जो है किस किस से मिलकर बनी है, लोकसभा राज्यसभा, लोकसभा या राज्यसभा दोनों, या फिर लोकसभा राज्यसभा और प्रेसिडेंट। तो आपको आंसर जो है ये टिक कर रहा है कि तीनों से मिलकर जो है संसद बनती है। जो इंडियन पार्लियामेंट है वो इन तीनों से मिलकर बनती है। इसका मतलब क्या है कि जो प्रेसिडेंट है संसद का अभिन्न भाग तो है, वो इनका मतलब ऐसा हिस्सा है जिसको आप सेपरेट नहीं कर सकते, लेकिन ये किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं, ठीक है। उन सदन के सदस्यों में, तो सदनों में वोट भी नहीं करते और ना ही उनकी कार्यवाहियों में शामिल होते हैं। हाँ, ऑब्वियसली जब हर साल नया सत्र आता है तो उसमें भाषण जरूर देते हैं, लेकिन ये संसद के पार्ट है, ये लोकसभा राज्यसभा से इनका वैसे कोई लेना देना नहीं है। तो ये आपको याद रखना है कि ये किसी के भी सदस्य नहीं होते हैं। और अगर किसी मतलब नेता को अगर मान लीजिए प्रेसिडेंट इलेक्ट कर लिया जाता है, तो अगर वो पहले से ही सदस्य हैं सपोज राज्यसभा के, लोकसभा के, तो उनको जो है वो सीट अपनी छोड़नी पड़ती है, तभी जाके वो राष्ट्रपति बन सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया इतना? तो ये चीजें कुछ जनरल थी जो मैंने आपको बताई है प्रेसिडेंट के बारे में। अब हम आगे देखते हैं कि इलेक्शन कैसे होता है। अब आपने सुना होगा मेरे मुंह से कि भाई इलेक्शन जो है वो डायरेक्ट नहीं होता है, ठीक है। तो कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है, लेकिन कैसे होता है, इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, ये आपके सामने क्वेश्चन बन सकता है। तो इसमें किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं वो देखिए। राष्ट्रपति का चुनाव या फिर निर्वाचन कौन करता है? इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, ठीक है। एक तो होते हैं नॉमिनेटेड सदस्य, ठीक है, जिनको नॉमिनेट किया जाता है, जो डायरेक्ट इलेक्शन के नाम पर नहीं आते। जैसे निर्वाचित में हम कह सकते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गए या फिर हमारे विधायक हो गए, ठीक है। ये निर्वाचित सदस्य होते हैं, इनको जनता चुन के भेजती है, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा में। तो यानी कि इन दोनों संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, ठीक है। उसके बाद इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट असेंबली, यानी कि राज्य विधानसभाओं के जो सदस्य होते हैं ये भी निर्वाचित होते हैं, यही भाग लेते हैं। देखो क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि मनोनीत सदस्य की निर्वाचित सदस्य, आपको याद रखना है कि इलेक्टेड भाग लेते हैं प्रेसिडेंट के में, क्योंकि प्रेसिडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनका इलेक्शन जो है, इनका जो चुनाव हम करेंगे, वो जो चुनाव करके आए हुए हैं ना, जो चुनाव के मतलब चुनाव के परिणामों के रूप में जो लोग आए हुए हैं लोकसभा और राज्यसभा में, वो लोग इनका वो करते हैं, ठीक है। जब उपराष्ट्रपति में आपको कराऊंगी तो उसमें डिफरेंस बता दूंगी थोड़ा सा। तो आपको याद रखना है कि सभी जो मेंबर्स होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं, जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भाग लेते हैं, ठीक है। अब ये हो गई बात आपकी स्टेट असेंबली की हो गई, और ये आपकी हो गई इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ हाउस ऑफ बोथ पार्लियामेंट। अब तीसरी चीज क्या है? इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड असेंबली, ठीक है, जो हमारे यूटीज होते हैं, यूनियन टेरिटरीज। तो दिल्ली और पुडुचेरी को इसमें सीट्स मिली हुई है, मतलब ये भाग लेते हैं इलेक्शन में, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। क्लियर हो गई सारी चीज। अगर इलेक्शन पे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो अब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। कई बार क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन उलझाने वाला तभी आता है कि भाई राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है। तो आपको ये पूछा जा सकता है कि निर्वाचित लेते हैं कि मनोनीत लेते हैं। जैसे ऑप्शन में ये दे सकते हैं कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य, ऐसे दे सकते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है केवल निर्वाचित, सभी में इलेक्टेड, ठीक है। ये बस दिमाग में ध्यान रखना और फिर आपका क्वेश्चन जो है बिल्कुल आराम से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। मतलब जितने पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं, जिस भी टॉपिक से बन सकते हैं प्रेसिडेंट से, वो मैं आपको करा रही हूँ इसमें। इसके बाद आपको शायद कहीं और से ज्यादा पढ़ने की जरूरत पड़ेगी नहीं, लेकिन किताब जरूर पढ़नी है, ठीक है। मतलब मेरा कहने का ये मतलब है कि एक ही वीडियो में आपको पूरा कंपाइल करके दे रही हूँ, ठीक है, कि ये क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। तो हम प्रेसिडेंट की जो है इंपॉर्टेंट शक्तियों की बात करेंगे। अब शक्तियां भी तीन तरीके से हैं, ठीक है। एक लेजिस्लेटिव कौन सी होती है, फिर उनकी जो न्यायिक शक्तियां हैं वो कौन सी हैं, विधायी शक्तियां कौन सी हैं, या फिर जो हम कह सकते हैं फाइनेंशियल होती है, फाइनेंशियल शक्तियां कौन सी है, ठीक है। तो आप लोगों को इतनी ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, लेकिन जो मतलब मोटी मोटी चीज है जो बार बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन, जो हमेशा पूछे जाते हैं डिफरेंट एग्जाम्स में, वो मैं आपको बता देती हूँ। देखो मैंने सारी नहीं लिखी है, लेकिन मैं आपको बोल के बता देती हूँ, ये थोड़ी सी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको लिख दी है, ठीक है। जैसे कि देखिए पहली क्या है कि वह संसद के संयुक्त अधिवेशन का आह्वान करता है। देखिए जब भी लोकसभा और राज्यसभा में कोई भी डिस्प्यूट होता है, सपोज कि दोनों ने मतलब किसी इशू पर उन दोनों की वो हो गई कि ये भी नहीं मान रहे वो भी नहीं मान रहे, तो ऐसे में जो है उनका संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, ठीक है। लेकिन ये संयुक्त अधिवेशन भी किस मामले में बुलाया जाता है, उसकी अलग कैटेगरीज है, ठीक है। हर मामले में संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता है। तो इस संयुक्त अधिवेशन का आह्वान मतलब इसको आहूत करते हैं कौन? प्रेसिडेंट। लेकिन इसकी अध्यक्षता अगर पूछा जाए,
अध्यक्षता कौन करता है? तो अध्यक्षता आपको याद रखना है कि लोकसभा का जो स्पीकर है ना वो करता है, ठीक है। जो लोकसभा के स्पीकर होंगे वो अध्यक्षता करेंगे, लेकिन आह्वान कौन करेगा इसको? ये प्रेसिडेंट करेंगे। तब प्रेसिडेंट इसको बुलाते हैं, लेकिन अध्यक्षता कौन करती हैं? लोकसभा के स्पीकर। तो ये क्वेश्चन तो पता नहीं कितनी बार कितने एग्जाम्स में रिपीट होता है ना। और लेकिन क्वेश्चन तो खैर यही आता है ज्यादातर कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। लेकिन अगर बाय चांस ये क्वेश्चन आ जाए कि इसका आह्वान कौन करता है, तो आपको याद रखना है कि प्रेसिडेंट जो है वो इसका आह्वान करते हैं, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आपको यहाँ पे लिख दिया था मैंने। दूसरी चीज, ही मे कॉल ए मीटिंग ऑफ पार्लियामेंट एंड मे एडजर्न फॉर सम टाइम। वह संसद की बैठक बुला सकते हैं, ठीक है, और कुछ समय के लिए स्थगित भी कर सकते हैं। भाई सपोज कि अभी कोई ऐसा मुद्दा नहीं है, अभी सत्र नहीं चल रहा है, तो स्थगित हो जाती है, ठीक है। तो संसद की बैठक बुला भी सकते हैं और कुछ समय के लिए वो स्थगित भी कर सकते हैं। वो डिपेंड होता है कंडीशंस पे, डिपेंड करता है कंडीशंस पे कि क्या कंडीशंस है, ठीक है। तो बस आपको इतना याद रखना है कि संसद की बैठक भी वो बुला सकते हैं और स्थगित भी कर सकते हैं, ओके। उसके बाद जो है कि वह लोकसभा को विघटित कर सकते हैं। अगर मान लीजिए लोकसभा में जो है बहुमत पार्टी है, ठीक है, उसके मान लीजिए एमपीज अपना सपोर्ट खींच लेते हैं, या फिर बहुमत कम हो जाता है, या बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, तो लोकसभा का विघटन ही कर सकते हैं, क्योंकि लोकसभा जो है नॉन परमानेंट है, मतलब स्थायी नहीं है, अस्थायी सदन है। और जबकि राज्यसभा हमारा जो है वो स्थायी सदन है, उसको विघटित नहीं किया जा सकता, लेकिन प्रेसिडेंट जो है लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं। तो ये तो थी कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम्स में काफी बार पूछे जाते हैं। अब देखिए, जब भी न्यू इलेक्शंस होते हैं, जब भी न्यू इलेक्शन होते हैं, न्यू इलेक्शन के बाद जो है जो पहला मतलब जो प्रत्येक वर्ष जो सदन के प्रथम अधिवेशन को जो है, ठीक है, मतलब जो न्यू इलेक्शन के बाद पहला जो सत्र होता है, उस प्रथम अधिवेशन को संबोधित कौन करते हैं? आपके प्रेसिडेंट करते हैं। जो भी पहला नया इलेक्शन के बाद जो भी पहला सत्र होगा ना, उसको संबोधित जो है पहले प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक है। अब देखिए, कई विधेयक जो है वो प्रेसिडेंट के पास आ सकते हैं। वो चाहे तो उसको मतलब कोई राय ना भी दें, उस पर छोड़ दें उसको, ठीक है, अपने उस विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे भी सकते हैं, ठीक है, या फिर अपनी स्वीकृति सुरक्षित रख सकते हैं, या फिर अगर मान लीजिए धन विधेयक है तो वो वापस लौटा सकते हैं संसद के पास। तो ये उनकी विधेयक संबंधी शक्तियां हैं, ओके। और एक और था कि 12 सदस्यों को जो है वो नॉमिनेट करते हैं, किसमें? राज्यसभा में। राज्यसभा में जो है 12 सदस्यों को नॉमिनेट करते हैं, और 2 एंग्लो इंडियन को वो नॉमिनेट करते हैं लोकसभा में। लेकिन ये 126 जो अमेंडमेंट बिल है उसके थ्रू इस प्रावधान को जो है हटा दिया गया है। तो अभी ये कंफर्मेशन नहीं है कि इसमें प्रॉपरली हटा दिया गया है कि नहीं हटा दिया गया, लेकिन 126 अमेंडमेंट बिल जो है वो पास हुआ था इसमें कि भाई अब एंग्लो इंडियंस को नॉमिनेट नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ पावर्स और है प्रेसिडेंट की, मतलब ये यहाँ पर मैं सारी विधायी पावर्स आपको बता रही हूँ, ठीक है। और भाई अगर राज्य विधायी का कोई भी जो विधेयक है राज्यपाल को देती, मतलब अगर राज्यपाल, सपोज राज्य का जो राज्यपाल होता है, ठीक है, गवर्नर जिसको बोलते हैं, राज्यपाल किसी भी विधेयक को अपने पास रख सकता है राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए, ठीक है। सपोज कि राज्यसभा की विधानसभा ने कोई विधेयक पारित किया, लेकिन राज्यपाल को लगा कि नहीं ये विधेयक सही नहीं है, तो वो रख सकता है और प्रेसिडेंट से उसकी स्वीकृति की डिमांड कर सकता है, ठीक है, ये भी वो कर सकता है। और अगर हम बात करें तो जैसे कि CAG की रिपोर्ट होती है वार्षिक, ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की रिपोर्ट होती है, या फिर आप संघ लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट होती है, या फिर वित्त आयोग की रिपोर्ट होती है, वो तो सभी जो संसद के सामने रखता है वो हमारे प्रेसिडेंट रखते हैं, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी, तो मतलब मैंने वर्बली भी आपको बता दिया। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है, ओके। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे वित्तीय शक्ति की, यानी कि फाइनेंशियल पावर्स जो होती हैं उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए, मनी बिल की सबसे इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल वो है, ठीक है। मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन पार्लियामेंट ओनली विद द प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट। भाई धन विधेयक कोई भी होता है ना, धन से मामला जुड़ा हुआ, ये समझ लो बस। जो भी पैसे से रिलेटेड कोई भी विधेयक आता है तो राष्ट्रपति की भाई पैसा कहाँ खर्च करना है, किस तरह से उसका वो होता है, तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है। मतलब अगर ये अनुमति नहीं देंगे तो आप संसद में प्रस्तुत इसको नहीं कर सकते। और इस पर बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ठीक है, कि मनी बिल जो है वो प्रेसिडेंट के बिना किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, ठीक है। तो आपको इतनी चीज याद रखनी है कि जो भी धन विधेयक होता है वो प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन से उसमें संसद में रखा जाता है। ही पुट द यूनियन बजट बिफोर पार्लियामेंट। अब आपको ये चीज भी पता हो तो वह केंद्रीय बजट जो होता है, जो हमारा वार्षिक बजट आता है हर साल जो सरकार पास करती है, तो वो संसद के समक्ष जो है कौन रखते हैं? प्रेसिडेंट रखते हैं, ठीक है। ये चीज आप याद रखना। और उसके अलावा कई हैं, जैसे कि अनुदान की मांग भी है, उनकी सिफारिश के बिना नहीं की जा सकती। और जो इसकी भारत की आकस्मिक निधि होती है, ठीक है, आकस्मिक निधि होती है, मतलब एकदम से आपको पैसा खर्च करना है तो उस निधि से आप ले सकते हो, तो उसके लिए भी आपको पहले राष्ट्रपति की परमिशन लेनी पड़ती है, ठीक है। और मान लीजिए राज्य और केंद्र, जैसे कि स्टेट और सेंटर,
ठीक है। स्टेट और सेंटर के बीच मान लीजिए कोई भी राजस्व का बंटवारा करना है, फाइनेंस का वो करना है उनको, तो उसके लिए जो है प्रत्येक 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन करते हैं कौन? राष्ट्रपति, ठीक है। यानी कि फाइनेंस कमीशन, ये मैं लिखना भूल गई, सॉरी, जो फाइनेंस कमीशन होता है वो कौन गठित करते हैं? राष्ट्रपति गठित करते हैं, ये बात याद रखना, ठीक है। इसको हम वित्त आयोग बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो वित्त आयोग जो है कौन गठित करता है? राष्ट्रपति गठित करते हैं, ये भी आपको याद रखना है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्राइम मिनिस्टर नहीं करते हैं, ये राष्ट्रपति करते हैं, ओके। तो दीज आर सम फाइनेंशियल पावर्स। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कौन सी पावर्स की बात करेंगे। नेक्स्ट है न्यायिक शक्तियां, ठीक है। ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है बट फिर भी मतलब पूछी जा सकती हैं, तो आपको पता होना चाहिए। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही है कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, ठीक है, वो, और उच्चतम व उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति। उच्चतम न्यायालय के जो हमारे मेन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं उनकी तो करते ही है राष्ट्रपति, साथ ही साथ जो उच्चतम न्यायालय फिर उच्च न्यायालय, जितने भी उच्च न्यायालय है इंडिया में, जितने भी हाई कोर्ट्स है, उनके न्यायाधीशों की नियुक्ति भी कौन करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक है। जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ठीक है। चीफ जस्टिस को तो करेंगे, साथ ही जजेस को भी करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट के होते हैं और हाई कोर्ट के करते हैं, ठीक है। तो इनको भी कौन नियुक्त करते हैं? प्रेसिडेंट नियुक्त करते हैं, ये आपको याद रखना है। द प्रेसिडेंट ऑल्सो हैज द पावर ऑफ पार्डन, मतलब क्षमादान की शक्ति है, भाई किसी के दंड को जो है कम कर सकते हैं, माफ कर सकते हैं। सपोज किसी को फांसी की सजा दी गई है तो उसको ये उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, उम्र कैद में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब कम भी कर सकते हैं, उसको क्षमा भी कर सकते हैं पूरी तरह से, मतलब ये शक्तियां जो है इनके पास होती है, ठीक है। तो इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट इतना कुछ है नहीं, बस ये 3-4 चीजें आपको याद रखनी है अगर जुडिशियल पावर्स की बात करें। कई बार आपको पता हो तो क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि इनमें से, मतलब कोई भी ऑप्शन दे देंगे, इनमें से कौन सी राष्ट्रपति की वित्तीय शक्ति है, कौन सी विधायी शक्ति है। तो सपोज ये पावर दे दी, ठीक है, ये क्षमादान की शक्ति दे दी, क्वेश्चन पूछा हो वित्तीय शक्ति का और आपको लगा कि नहीं ये तो राष्ट्रपति की पावर होती है, आपने इस पर टिक कर दिया, तो इस तरह की गलतियां भी बहुत हो जाती है। मतलब कई बार ना सिलेक्टेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि न्यायिक शक्तियां बताओ, विधायी बताओ, ठीक है, वित्तीय बताओ, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं, ओके। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन मैं आपको बता दूं जो कि बहुत आता है एग्जाम्स में, बहुत ज्यादा आता है। तो इमरजेंसी पावर्स कौन कौन सी होती है? राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां, वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैंने 4 आर्टिकल्स लिखे हैं, आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 एंड 365, ठीक है, ये आप समझ जाइए, मतलब उल्टा कर दिया है इसको, लेकिन दोनों आर्टिकल और आर्टिकल 360, तो ये 3 इमरजेंसी से रिलेटेड है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए नेशनल इमरजेंसी कब लगती है, ठीक है, ये आपको बताती हूँ अभी, देखना ध्यान से समझना, ठीक है। जब हम बात करते हैं 352 आर्टिकल की, इसका मतलब क्या होता है? देखिए अगर मान लीजिए भारत पर बाहर से कोई आक्रमण होता है, ठीक है, आउटर फोर्स से आक्रमण होता है। अब भी आपको पता होगा कि भारत और चाइना के बीच मतलब जंग सी, मतलब अब तो फिर भी थोड़ा बहुत मामला जो है पैसिफाई हो गया है, लेकिन बहुत ज्यादा मतलब टेंशन्स बढ़ गई थी, ये था कि भाई युद्ध शायद होकर रहेगा। तो सपोज कि बाहर से कोई आक्रमण होता है तो जो है नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। लगाते कौन है? राष्ट्रपति लगाते हैं, ठीक है, ये चीज क्लियर होनी चाहिए। अब देखो राष्ट्रपति अकेले डिसाइड नहीं करते कि इमरजेंसी लगानी है, जो केंद्रीय मंत्रिमंडल होता है, ठीक है, अगर हम अभी के पर्सपेक्टिव में लेकर चलें तो मोदी सरकार और मोदी सरकार की जो कैबिनेट है वो डिसाइड करेंगे, फिर वो राष्ट्रपति को बोलते हैं कि आपको इमरजेंसी डिक्लेयर करनी है और राष्ट्रपति जो है घोषणा कर देते हैं इमरजेंसी की, ठीक है। मतलब ये कलेक्टिव डिसीजन होता है, अकेले राष्ट्रपति का डिसीजन नहीं होता है, ठीक है। दूसरी चीज, अगर एक तो ये बात है कि बाहर से आक्रमण हो, लेकिन अगर सपोज भारत के अंदर ही कोई ऐसा विद्रोह हो गया, जैसे सपोज कि भाई भारत के 2 हिस्से करो या फिर किसी स्टेट में विद्रोह हो गया है, जो भी भारत में आंतरिक अगर विद्रोह हो जाता है, सशस्त्र विद्रोह हो जाता है, मतलब कि आर्म्स के साथ जो सरकार को गिराने की कोशिश हो गई या बहुत सारी चीजें हो गई, ठीक है, तो उस केस में भी नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है, ठीक है, और घोषणा इसकी वही अगेन राष्ट्रपति करता है, ओके। तो यानी कि नेशनल इमरजेंसी जो आर्टिकल 352 है वो ये कहता है कि या तो बाहरी आक्रमण हो, बाहर से कोई आक्रमण हो देश पर, या फिर अंदर ही कोई सशस्त्र विद्रोह चल रहा हो, मतलब लोग हथियार लेकर सशस्त्र विद्रोह, मतलब घमासान, गृह युद्ध, इस तरह की सिचुएशंस हो गई कि आउट ऑफ कंट्रोल मामला जा रहा है, अब सरकार को है जो है इमरजेंसी लगानी पड़ेगी और काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये होता है 352, ठीक है। और फर्स्ट टाइम जो इमरजेंसी है वो पंजाब में लगाई गई थी इस तरह की नेशनल इमरजेंसी, ठीक है। चीजें क्लियर हो गई। तो भाई लगातार राष्ट्रपति है, लेकिन सलाह किसकी होती है? केंद्रीय मंत्रिमंडल की विद प्राइम मिनिस्टर, ओके।
नेक्स्ट बात है प्रेसिडेंट्स रूल की, ठीक है, ये है स्टेट्स के बारे में, ठीक है। जब स्टेट्स में प्रेसिडेंट्स रूल लगाया जाता है, राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, वो क्यों लगाया जाता है? देखिए, एक तो ये है 356 और एक है आपका 365, दोनों में डिफरेंस है, पूछा ज्यादा ये जाता है, 356 जो है वो ज्यादा पूछा जाता है। सपोज कि राज्यपाल को लगे कि भाई स्टेट में जो है, जो चीफ मिनिस्टर है, उनको जो है जो जैसे कि आपको पता है कि अभी राजस्थान में हुआ था, ठीक है, महाराष्ट्र पर भी खतरा था, तो ये है कि भाई सीएम को जो है प्रॉपर सपोर्ट नहीं है, उनके जो कहते हैं ना कि बहुमत जो है उनको नहीं मिल रहा है, काफी विधायक अपने पैर पीछे खींच लेते हैं, ठीक है। जैसे मिली जुली सरकार होती है तो वहां पर ज्यादा राष्ट्रपति शासन लगता है। अगर कोई सरकार बहुमत से जा रही है तो आप मानकर चले कि वहां राष्ट्रपति शासन की जो मतलब गुंजाइश कम होती है, ठीक है। लेकिन अगर मिली जुली सरकार है तो सपोज आप इधर से कांग्रेस ने भी सपोर्ट दे दिया, इधर से आपको जेडीयू ने सपोर्ट दे दिया, इधर से समाजवादी पार्टी ने भी सपोर्ट दे दिया, ठीक है, तब एक मिली जुली एक सरकार बन गई, एक को हमने सीएम चुन लिया किसी भी पार्टी से। लेकिन कल को ये रूट गए, कल को ये रूट गए, भाई इनके नेताओं को सही नहीं मिल रहा, ये अपनी चला रहे हैं, तो ये अपना सपोर्ट वापस खींच लेते हैं। ऐसे में जो है जो कॉन्स्टिट्यूशनल वो होती है वो मतलब कह सकते हैं कि हिलडुल जाता है सारा स्ट्रक्चर, है ना। मतलब बहुमत नहीं है, कभी ये पीछे हाथ खींचने, कभी ये, तो फिर राज्यपाल के सामने बहुमत जो है वो साबित करना पड़ता है, और साबित ना हो तो फिर आप राष्ट्रपति शासन लगाकर छोड़ देते हैं कि ठीक है भाई अब आपके पास कोई भी बहुमत नहीं है तो उसमें जो है राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा, ठीक है। फिर अगेन इलेक्शंस होते हैं 6 मंथ के भीतर, मतलब 6 मंथ्स के अंदर अंदर इलेक्शंस आपको कराने पड़ते हैं। तो ये एक तो ये होता है, ठीक है। 356 जो मेनली आपको सुनने में आया होगा कि हाँ भाई यहाँ पर इमरजेंसी लग गई, यहाँ पर प्रेसिडेंट्स रूल लग गया, ठीक है, ये होता है। अगर हम 365 की बात करें तो ये क्या होता है? देखिए, मान ली कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई रूल पास किया या कुछ भी किया और स्टेट गवर्नमेंट्स को उसको फॉलो करना है, ठीक है, वे बाउंड है इस चीज के लिए, मतलब उनको बाधित किया जा सकता है। लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट जो है, अगर संविधान के अकॉर्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट कोई रूल पास कर रही है, कुछ भी है, और उन प्रोविजंस को स्टेट फॉलो नहीं कर रहा है, तो यूनियन गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो यहाँ पर इमरजेंसी लगवा सकते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति यहाँ पर, कि भाई आप कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज यानी कि संविधान के मूल्यों के अकॉर्डिंग जो है बिहेव नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम आप पर इमरजेंसी लगा रहे हैं, ठीक है। आपने ये वाली जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने रूल पास किया जो कि पूरे भारत के संविधान के आधारों के उसके ऊपर था ये रूल, और आपने ये फॉलो नहीं किया, ठीक है, मतलब आप सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रॉपर गाइडलाइंस फॉलो नहीं कर रहे हैं, रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में भी यहाँ पर जो है लगाया जा सकता है राष्ट्रपति शासन, ठीक है। तो आर्टिकल 356 और 365 को हमेशा याद रखना, बहुत ज्यादा ये पूछा जाता है, ये थोड़ा कम पूछा जाता है लेकिन स्टिल पूछा जा सकता है, ठीक है। मतलब मेरा काम है आपको इमरजेंसी के बारे में समझाना। अब अगर थर्ड की बात करें, वो होते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी। आज तक कभी नहीं लगी है, इतनी बात याद रखना, ये दोनों इमरजेंसी लग चुकी हैं, ठीक है, लेकिन ये वाली इमरजेंसी जो है आज तक नहीं लगी है। देखिए, फाइनेंशियल इमरजेंसी में क्या होता है, अगर ये लगे, मतलब राष्ट्रपति को ये लगे कि भाई देश की जो वित्तीय हालत है वो सही नहीं है, इकोनॉमी जो है वो सही नहीं चल रही है और क्रैश कर जाएगी या देश जो है दिवालिया हो सकता है, तो इस केस में फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर की जा सकती है। जैसे अभी कोविड-19 के दौर में जो है, मतलब ऐसी हालत हो चुकी है कि जीडीपी माइनस में जा रही है, मतलब बहुत सारी सिचुएशंस है, लेकिन स्टिल हमारे देश में अब तक जो है धारा 360 नहीं लगी है। दैट मींस कि अभी भी थोड़ी सी हम स्टेबिलिटी कह सकते हैं, खैर वो पॉलिटिकल इश्यू है, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी ये कहते हैं कि आप वित्तीय आपातकाल घोषित कर सकते हो अगर आपको ये लगे कि देश की जो अर्थव्यवस्था है वो सही से नहीं चल रही है, या फिर वो क्रैश कर सकती है, या फिर आपको हर चीज में कटौती करने की जरूरत है, तो आप वित्तीय आपातकाल लगा सकते हो। वित्तीय आपातकाल में होता क्या है कि बेसिकली जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होती हैं, इनकी सैलरीज, भत्ते, जो डीए एरियर्स वगैरह सब पे जो है कटौती की जाती है, ठीक है। हो सकता है कि 40%, 50%, मतलब इसका कोई प्रावधान नहीं है एग्जैक्टली कितनी कटौती कर सकते हैं। खर्चों में कटौती हो सकती है कि भाई आप इस जगह पे खर्चा नहीं करोगे, आप यहाँ पे खर्चा नहीं करोगे। आपको कोविड-19 में देखने को मिले होंगे कई मिनिस्ट्रीज के लेटर कि यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर नहीं होगा, तो एक बड़े लेवल पे मिनिस्टर्स की भी यहाँ पर सैलरी कट ऑफ हुई है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज है वो ऑलरेडी 1 डे सैलरी जो है डोनेट कर रहे हैं पीएम केयर फंड में, ठीक है। तो मतलब फाइनेंशियल इमरजेंसी इनसे भी ऊपर जा सकती है ना। अभी तक तो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी नहीं है हिस्ट्री में, अगर भारत के इतिहास की बात करें तो धारा 360 अभी तक नहीं लगी है, लेकिन कल को लग सकती है अगर मामला ज्यादा गड़बड़ा जाए, जैसे कोविड-19 दौर में हुआ था, ठीक है। तो ये होता है वित्तीय आपातकाल, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां, ओके। और एक चीज और बता दूं कि ये आपका जीके का पोर्शन भी है ना। ईवीएस में जो पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी, हिस्ट्री का जो भी करेंगे आप, ये सारी जीके का भी आपका पार्ट बनाती जाती है। तो जीके के पर्सपेक्टिव से भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, तो पढ़ना आना ही चाहिए आपको, ठीक है।
तो भाई प्रेसिडेंट के बारे में जितनी भी मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते थे जो पर्टिकुलरली प्रेसिडेंट से रिलेटेड है, ठीक है। अब अगर हम मंत्री परिषद पर जाएं, पीएम पर जाएं, तो वहां पर आपको कुछ और रूल्स भी सुनने को मिलेंगे कि हाँ भाई ये प्रेसिडेंट से सलाह लेगा। या फिर जब हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे, आगे पढ़ेंगे जब चैप्टर्स में, तो सुप्रीम कोर्ट किससे क्या सलाह ले रहा है, राष्ट्रपति से भी ले रहा है, तो वहां पर भी राष्ट्रपति की कुछ शक्तियां आपको देखने को मिलेंगी, है ना। लेकिन वही है कि जो एक जिस्ट बताया मैंने आपको प्रॉपर नोट्स के साथ कि इसमें प्रेसिडेंट में बेसिकली क्या क्या है जो आपको पढ़ना है, ठीक है। और प्राइमरी इंस्टीट्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी का जो है इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब देखिए यहां पर मैंने आपके लिए लिख दिए हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो आपको प्रेसिडेंट के बारे में आने चाहिए, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, सेलेक्ट किए हैं मैंने, जो मतलब रिपीट होते हैं एग्जाम में और ये आपसे पूछे भी जाते हैं, ठीक है। पहला आर्टिकल है कि 52, आर्टिकल 52 यानी कि अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत के राष्ट्रपति होंगे, ये आर्टिकल 52 कहता है। उसके बाद आर्टिकल 54 कहता है कि राष्ट्रपति का चुनाव यानी कि इलेक्शन, प्रेसिडेंट का इलेक्शन, ठीक है। उसके बाद अगर हम राष्ट्रपति का कार्यकाल, ठीक है, उसकी टर्म क्या होगी, टेन्योर क्या होगा, ठीक है। ये मतलब आपको पता है कि इलेक्शन के बाद 5 इयर्स की टर्म के लिए प्रेसिडेंट हमारे सेलेक्ट किए जाते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 56 में उनका कार्यकाल है। उसके बाद 60 की बात करें तो राष्ट्रपति द्वारा शपथ जो है प्लेज लेते हैं, राष्ट्रपति जो प्लेज लेते हैं वो आपकी 60 में आ जाती है। उसके बाद 61 में है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, ठीक है। अगर उनके पर मतलब संविधान के अगर रूल्स के खिलाफ जाते हैं, वो ऐसा कोई काम करते हैं, तो उस मामले में उन पर महाभियोग चला जा सकता है, ठीक है। तो 61 महाभियोग की प्रक्रिया है, ठीक है, बस ये याद रखिए। नेक्स्ट है 72, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति, जो मैंने आपको न्यायिक शक्ति में बताया था कि वो मतलब किसी को कोई सजा मिले, सपोज फांसी की सजा मिली है, उसको कम करने की रिक्वेस्ट राष्ट्रपति से की जा सकती है ना। निर्भया केस में भी जो है मतलब उन लोगों की मतलब जो कल्प्रिट्स थे उन लोगों ने भेजी थी, लेकिन उसको प्रेसिडेंट ने जो है रिजेक्ट कर दिया था, मतलब उन सबको फांसी हुई थी, हालांकि फांसी हो चुकी है, वेरी गुड न्यूज। लेकिन उन लोगों ने भी एक रिक्वेस्ट भेजी थी प्रेसिडेंट को, जिसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। तो क्षमादान की शक्ति प्रेसिडेंट के पास है। वो पूरा केस देखकर करते हैं कि भाई क्राइम कितना बड़ा था, या फिर मतलब जो भी चीजें हैं वो देखते हैं। उसके बाद 74 की बात करें तो मंत्री परिषद का राष्ट्रपति को परामर्श एवं सहयोग प्रदान करना, क्योंकि आपको पता है कि हर कार्य राष्ट्रपति का जो है इनसे अफेक्टेड होता है। मंत्री परिषद जो कहती है ना वही राष्ट्रपति करते हैं, ओके, क्योंकि ये सिर्फ नाम मात्र के हेड हैं एक तरह से। तो भाई एक मंत्री परिषद होती है राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए, ये आर्टिकल 74 है। फिर 75 कहता है कि मंत्रियों से संबंधित अन्य प्रावधान। इस 75 के अंडर ये है कि राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है, जो भी बहुमत दल का नेता होता है, जिसको भी बहुमत होता है, ठीक है। और साथ में फिर जो प्राइम मिनिस्टर है वो राष्ट्रपति को सलाह देता है कि आपको इस मंत्री को ये वाला वो देना है जोन, ठीक है। जैसे कि हमारे रक्षा मंत्री कौन है, श्री राजनाथ सिंह है, ठीक है। तो मतलब नरेंद्र मोदी ने सिफारिश करी राष्ट्रपति को कि आप इनको रक्षा मंत्री अपॉइंट कीजिए, तो वो अपॉइंट करेंगे, ओके। तो मतलब कि प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, ये 75 है। उसके बाद है आर्टिकल 111 यानी कि संसद द्वारा पारित विधेयकों पर सहमति प्रदान करनी है कि नहीं करनी है, ये आता है आर्टिकल 111 के ऊपर। अगर 112 की बात करें तो संघीय बजट यानी कि केंद्रीय बजट जो होता है आपका, यूनियन बजट जिसको कह सकते हैं, है ना, यूनियन बजट, वो इस आर्टिकल के अंदर आता है। उसके बाद 123, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बार बार एग्जाम में आते हैं ये वाले, सबसे ज्यादा एग्जाम में रिपीट होने वाले हैं, ठीक है। देखो मैंने लिए वही हैं जो इंपॉर्टेंट है। अब कहने को तो मैं पूरा आपका पेज भर सकती हूँ, ये तो आपको बुक्स में मिल जाएगा, लेकिन मेरे को तो सेलेक्टेड चीज करानी है कि जो आपके एग्जाम में आने लायक है ना। आर्टिकल 123 यानी कि इसकी ऑर्डिनेंस पास करने की, राष्ट्रपति की ऑर्डिनेंस पास करने की, ठीक है, ऑर्डिनेंस कह सकते हैं इसको, या फिर हम इसको अध्यादेश कह सकते हैं। सपोज प्रेसिडेंट स्टेट है या फिर कोई सत्र नहीं चल रहा है राज्यसभा का या लोकसभा का, और ऐसे में कोई कानून पास करना है, तो राष्ट्रपति जो है कैबिनेट की सलाह पर अध्यादेश जारी कर सकता है, और ये ऐसे ही काम करता है ऑर्डिनेंस जैसे और चीजें काम कर रही है, ठीक है। मतलब ये एक एक्स्ट्रा चीज जो है मैं आपको अभी समझा रही हूँ। तो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है, वो ऑर्डिनेंस पास कर सकते हैं कि हाँ भाई ये होगा, अभी सत्र चल रहा है, ठीक है। कोविड-19 में हमने देखा था कि सत्र नहीं चल रहा था, तो इन्होंने ऑर्डिनेंसेस पास किए थे। वो ऐसे ही फॉलो होता है जैसे यूनियन गवर्नमेंट का एक रूल है, ठीक है, बिल की तरह ही आपको काम करना होता है कि ये विधेयक पारित किया गया, इसके हिसाब से काम करना होता है, ठीक है। तो अध्यादेश जो है वो जारी करने की शक्ति है राष्ट्रपति को, जो आर्टिकल 123 के अंडर आती है। उसके बाद राष्ट्रपति की सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति है, ठीक है। भाई राष्ट्रपति को लगता है कोई मामला है, जैसे क्षमादान का ही मामला है या फिर कोई और मामला आ गया, तो वो सर्वोच्च न्यायालय से सलाह दे सकते हैं। अब भाई सर्वोच्च न्यायालय जो भी सलाह देता है राष्ट्रपति उसके लिए बाध्य नहीं होते हैं कि वो उनको माननी पड़ेगी, ऐसा नहीं है। वो जस्ट सजेशन लेते हैं सर्वोच्च न्यायालय से, अगर उनको लगता है तो वो इंप्लीमेंट कर सकते हैं, अगर नहीं लगता तो वो नहीं करेंगे। तो आर्टिकल 143 जो है वो ये कहता है कि भाई राष्ट्रपति जो है वो सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकते हैं, ठीक है। तो ये है। तो गाइज ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है जो पूछे जाते हैं बार बार, है ना। ये जो है ये थोड़े से कम इंपॉर्टेंट तो नहीं कहूंगी, लेकिन कई बार तो ये भी पूछ लेते हैं। मतलब आर्टिकल्स में तो आपको पता है दुनिया भर के आर्टिकल्स हैं, मतलब
अगर मैं बात करूं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत ज्यादा आर्टिकल्स हैं, सारे रट नहीं सकते, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जो सबसे इंपॉर्टेंट है उनको तो रटना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रेसिडेंट से रिलेटेड ये आर्टिकल्स आप लोग रट लीजिए, मैंने इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी चाहे ले लीजिए, ठीक है। ये आर्टिकल्स रट लीजिए, बहुत ही सिलेक्टेड बनाए हैं मैंने, ठीक है। तो ये आपका ओवरऑल मैंने बताया है राष्ट्रपति के बारे में, मतलब क्वेश्चन जो बेसिकली बन सकते हैं राष्ट्रपति से, तो इनमें से आएंगे आपके क्वेश्चन अगर राष्ट्रपति पे कोई क्वेश्चन आता है तो, ठीक है। तो गाइज ये थी आज की वीडियो, राष्ट्रपति से संबंधित थी। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, वो भी आपकी मर्जी है। अगर पसंद आए तो करना, ना पसंद आए तो मत करना, ठीक है। कोई जबरदस्ती वाला तो चीज होती नहीं है ना। और आगे वीडियो मिलती रहेंगी, सीडीपी की वीडियो आपको मिलती रहेंगी, बस पेशेंस बनाकर रखिए, क्योंकि हर सब्जेक्ट को देख रही हूँ ना, तो और सिंगल हैंडेडली करना पड़ रहा है, कोई की ज्यादा कुछ सपोर्ट है नहीं। तो मैं जब भी टाइम मिलता है मुझे, स्पेयर टाइम में ये चीज मुझे अच्छी लगती है तो मैं डाल देती हूँ आपके लिए जो भी वीडियो मुझे लगती है, ठीक है। तो डू सपोर्ट अस ऑल्सो एंड ऑल द बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञान IQ।